नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो होने वाला है खान सर के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर लिया जा रहा है। ये ओवरऑल टेस्ट नंबर 31 है। अब फुल लेंथ की बात करें तो ये फुल लेंथ टेस्ट नंबर 17 है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 17 है। ये ओवरऑल टेस्ट नंबर 31 है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से किस मामलों में राज्यसभा की शक्तियां और स्थिति लोकसभा के बराबर होती है? धन विधेयक का पुनः स्थापन और पारित होना, साधारण विधेयक का पुनः स्थापन और पारित होना, तीनों प्रकार के आपातकालों की उद्घोषणा का अनुमोदन, सर्वोच्च न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार का विस्तार। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारत में उपराष्ट्रपति के लिए परिरब्धियां, वेतन और भत्ते जो है वो निर्धारित है। राज्यसभा के पदेन सभापति की शक्तियां और कार्य जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होते हैं। वह अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिसके भीतर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई है? अध्यादेश जो है वो जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, राष्ट्रपति जो है वो संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उनका परामर्श लेते हैं। वह राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि दे सकते हैं। वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नगर पालिका से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, नगर पालिका जो है वो के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र की जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। राज्य विधानमंडल किसी नगर पालिका को कर, शुल्क, टोल और फिक्स फीस लगाने, एकत्र करने और उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य विधानमंडल नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला जो है वो गलत है। नगर पालिका जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आर के अनुसार नगर पालिका के सभी सदस्य को नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड के मतदाता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जैसा अनुच्छेद 243 और राज्य के नगर पालिका कानूनों में निर्दिष्ट किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रस्तावना में शामिल शब्दों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, गणतंत्र शब्द जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श सोवियत संविधान से लिया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा जो है वो सही है। गणतंत्र जो है वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं, न कि अमेरिकी संविधान से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार हेतु टैक्स चुकाने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 25, 26, 27 या 28। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो अनुच्छेद 27। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, विपक्ष के नेता को पहली बार आधिकारिक दौर पर 1959 में मान्यता दी गई थी। उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित में से किन निकायों संस्थाओं को पूर्ण राज्य से प्रत्यक्ष ऑडिट कैग द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, तेल, प्राकृतिक गैस या भारतीय जीवन बीमा, भारतीय स्टेट बैंक। तो बोलो कि हम पूरी उरी नहीं खाएंगे, हम रोटी खाएंगे। नीचे दिए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। केवल दो, केवल एक और चार, केवल 2 और 3, 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? 21वां, 71वां, 92वां या 61वां? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 71वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्षेत्रीय परिषद और उनके मुख्यालय से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। पहला, उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में, मध्य क्षेत्रीय परिषद वाराणसी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद गांधीनगर। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला, तीसरा और चौथा जो है वो सही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज में, न कि वाराणसी में। और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद जो है वो मुंबई में, न कि गांधीनगर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, 2018 के 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संसद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन के लिए कोई भी कानून बना सकता है। कोई भी कानून जो है वो बना सकता है, तो किसी भी राज्य की सहमति के बिना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान और अनुच्छेद। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन जो है वो अनुच्छेद 40, गायों के वध पर प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद 47 और वन्य जीवों की सुरक्षा जो है वो अनुच्छेद 48A। उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म जो है वो सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा युग्म जो है वो सही सम्मिलित है। अनुच्छेद 40 जो है वो स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43, और गायों के वध के लिए अनुच्छेद 48 है, न कि 47 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा या ऐसे आधार पर शामिल किए जाने का दावा नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 324, 325, 326 या 327? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 325। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिहार ने पहली बार किस वित्तीय वर्ष में हरित बजट जो है वो प्रस्तुत किया है? किस वित्तीय वर्ष में किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी उत्पाद के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए उत्पाद की कारक लागत में निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ा जाता है? कुल प्रत्यक्ष कर को, कुल अप्रत्यक्ष कर को या कुल सब्सिडी को? नीचे दिया गया कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा जो है वो कुल अप्रत्यक्ष कर को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मुद्रा जमा अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह जनता द्वारा मुद्रा के रूप में रखी गई धन राशि का बैंकों में जमा धनराशि से अनुपात है। कम मुद्रा जमा अनुपात CDR जनता की नकदी के बजाय बैंकों में अपना पैसा रखने की प्राथमिकता को दर्शाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन में घाटे को दर्शाता है? कम विदेशी मुद्रा, FATF ग्रे लिस्ट में शामिल होना, उच्च चालू खाता घाटा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो इसका सही है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से उपाय विस्तारवादी राजकोषीय नीति के उदाहरण है? पेंशन में वृद्धि, बेरोजगारी भत्ता में वृद्धि या कर की दर में वृद्धि। उपयुक्त विकल्पों में से कितने सही हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मनी मार्केट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कॉल मनी जो है वो मार्केट बिना किसी पार्श्विक के धन उधार देने और उधार लेने का बाजार है। टर्म जो है वो मनी मार्केट के लिए लेन देन की अवधि 15 दिन से लेकर 1 वर्ष तक होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसी केंद्रीय सार्वजनिक बैंक को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड जो है वो आवश्यक नहीं है? कौन सा मानदंड जो है वो आवश्यक नहीं है? तो यदि उसने किसी निर्दिष्ट प्रदर्शन संकेतकों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर हासिल किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करता है। यह आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में कार्य करता है। यह 6 सदस्यीय एक निकाय है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिल्टन यंग आयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ऊर्जा परियोजना एवं उसके स्थान के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र। मुपपंडल विंड फार्म जो है वो तमिलनाडु। टालछेल परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो मध्य प्रदेश। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 युग्म जो है वो गलत है। रीवा जो है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, न कि महाराष्ट्र में। और तालछड़ जो है वो भारत के ओडिशा राज्य में है, न कि मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन से घटक व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय, कॉर्पोरेट कर, सरकार से परिवारों को हस्तांतरित भुगतान, परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज का भुगतान। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मुद्रा के अवमूल्यन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इसका अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं के मुकाबले किसी देश की मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर कमी करने से है। इसका उपयोग आयात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और व्यापार घाटे को कम करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ही ना ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय आर्थिक नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, 1950 में स्थापित योजना आयोग के पास योजनागत योजनाओं के लिए राज्यों और मंत्रालयों को धन आवंटित करने का अधिकार है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया जिसमें भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं पर जोर दिया गया है। 2015 से नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ले ली है। अब इसके पास राज्य की आर्थिक योजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत के राष्ट्रीय आय लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो पहला, विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक भुगतान सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। यह भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है और स्वयं पर आरहित चेक जारी नहीं कर सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो, दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इसकी घोषणा जो है वो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य जो है वो भारतीय वैज्ञानिकों को जटिल स्वास्थ्य समस्याओं के लिए नवीन समाधान विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा जो है वो सही है। इसके फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा भारत में अग्रणी स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के लिए साहसिक उच्च जोखिम उच्च पुरस्कार पाने वाले विचारों को वित्त पोषित करने हेतु एक शोध अनुसंधान पहल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टूना क्लस्टर का विकास निम्नलिखित में से किस योजना के तहत किया जा रहा है? किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में चर्चा में रहे विनेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह विशाखापट्टनम में स्थित एक INA करंज पनडुब्बी एस्केप प्रशिक्षण सुविधा है। इसे संकटग्रस्त पनडुब्बियों से चालक दल के सदस्यों की बच निकलने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला जो है वो गलत है। विनेत्रा जो है वो विशाखापट्टनम में INS सातवाहन में स्थापित एक अत्याधुनिक पनडुब्बी बचाव प्रशिक्षण सुविधा है, न कि INS करंज में INS सातवाहन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उन्नत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का विकास किसने किया है? संजय का विकास जो है वो भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत की पहले वंदे भारत मेट्रो, जिसे नमो भारत रैपिड रेलवे कहा जाता है, किन दो स्टेशनों के बीच संचालित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है भुज और अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो विटोल्ड वाका, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। K4 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह एक परमाणु सक्षम पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण जो है वो आंध्र प्रदेश के तट से दूर पनडुब्बी INS अड़ीघाट से किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज जो है वो किसे पहनाया गया है? तो ओपल सुचाता चुआंगसरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ई तरंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह एक अनूठा सॉफ्टवेयर है जिसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। इससे युद्ध काल और शांति काल में रक्षा उपकरणों के लिए हस्तक्षेप मुक्त परिचालन योजना बनाना संभव हो सकेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नोजिमा टी लीग किस खेल की एक पेशेवर प्रतियोगिता है? बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वॉश या टेबल टेनिस? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो टेबल टेनिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। STEM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अटल इनोवेशन मिशन और स्वीडन दूतावास के विज्ञान एवं नवाचार कार्यालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। STEM 2024 ने भारत भर के कक्षा 6 से 12 के छात्रों को बैटरी प्रौद्योगिकी और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों पर केंद्रित नवीन विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो, दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप ADC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43।
डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य में लक्षित किसानों की संख्या के 25% के लिए किसान आईडी तैयार की है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा जो है वो कथन जो है वो गलत है। गुजरात जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ये गुजरात जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य में लक्षित किसानों की संख्या के 25% के लिए किसान आईडी तैयार की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025 का थीम जो है वो क्या था? तो 2025 का थीम जो है वो था कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2025 के लिए आईसीसी के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ई अपशिष्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला जो है वो, भारत जो है वो विश्व में ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। इंदौर में पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला जो है वो सही है और दूसरा जो है वो गलत है। दिल्ली का इंदौर में ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया गया, ये नहीं है। दिल्ली में ई कचरा पहला जो है वो दिल्ली में स्थापित किया गया है ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इसे ऐसे स्टील के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रति टन तैयार स्टील से 2.2 टन से कम CO2 उत्सर्जन होता है। भारत जो है वो ग्रीन स्टील की टैक्सोनॉमी जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ऑपरेशन द्रोणागिरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई है राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति के अंतर्गत एक पहल है। इस पहल के प्रारंभिक चरण के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के साथ बिहार का चयन किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन जो है वो सही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश के साथ इस राष्ट्रीय पहल की शुरुआती चरण के लिए चुने गए 5 राज्यों में से एक है। इस पहल का उद्देश्य जो है वह कृषि, परिवहन, बुनियादी ढांचे, आजीविका और कौशल विकास से जुड़ी क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए सेवा प्रदान करना है। इसमें बिहार को शामिल नहीं किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अभ्यास टाइगर क्लो भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है? जापान, रूस, अमेरिका या फ्रांस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के बीच अभ्यास टाइगर क्लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। किसान कवच से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है जिसे राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान ने विकसित किया है। यह न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोलिसिस के माध्यम से कीटनाशकों को बेअसर करने के लिए कपास के रेशों से जुड़े न्यूक्लियोफाइल्स का उपयोग करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, केवल दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत के सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में या उड़ीसा में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुजरात में किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेंग सुरंग है और इसका उद्घाटन जो है वो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इसका निर्माण न्यू ऑट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, केवल ना तो एक ही ना ही दो, दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इजराइल ईरान युद्ध के दौरान ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑपरेशन सिंधु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55।
लखपति बाईडेव कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रथम वर्ष में प्रारंभिक पूंजी के रूप में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मध्य प्रदेश ने वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के साथ महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला जो है वो सही है। असम ने, ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, असम ने वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के साथ महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए यह योजना जो है वो शुरू की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक बैरल कच्चा के तेल जो है वो लगभग कितने बराबर होता है? एक बैरल जो है होता है वो कितने बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वैज्ञानिक है और कार्य सिद्धांत। जोहान वोल्फगैंग डोविनर जो है वो त्रिक का नियम, और जॉन न्यूलैंड्स जो है वो अष्टक का नियम, और दिमित्री इवानोविच मेंडलीव जो है वो तत्वों की आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास, हेनरी मोसले जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। झूठ का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, उन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने आवर्त सारणी में परमाणु आकार की प्रवृत्तियों को देखते हुए अज्ञात तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनोडाइजिंग की प्रक्रिया का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो यह एक एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। जब ग्लूकोज जो है वह हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन से अल्ट्रासोनिक तरंगों का अनुप्रयोग नहीं है? कौन सा नहीं है? समुद्र की गहराई मापने के लिए, किसी तरल पदार्थ को जीवाणु रहित बनाने में, दलारों का पता लगाने में, सुई को जीवाणु रहित बनाने में। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल चौथा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप निम्नलिखित में से किस धातु से लेपित होते हैं? जिंक, कैल्शियम, एल्युमिनियम या टीन? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जिंक से होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से स्पाइरो गाइडा की विशेषता जो है वो क्या है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में खुला परिचरण तंत्र होता है? ऑर्थोफेना, मोलस्टा, एनेलिडा या निडेरिया? नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? वुड स्पिरिट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में रिक्तियाँ नहीं होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में होती है। पादप कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है। पादप कोशिकाओं में अधिक प्लास्टिक होते हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में कम प्लास्टिड होते हैं। और नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 और 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। आइसोटोप की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? किसी भी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो है वो लगभग समान होते हैं। किसी भी समस्थानिक के भौतिक गुण जो है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। समस्थानिकों के नाभिकीय गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन खाद्य संचरण में उपयोग किया जाता है? कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेंजोइक अम्ल यूज किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। परमाणु की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु जो है वो एक अविभाज्य कण है। परमाणु संपूर्णतः उदासीन होता है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, 2 और 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। उत्परिवर्तन और सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया है? डार्विन, वीडल और टैम्पटन, जैकब और मोनोड या हुगो डी ब्रिज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हुगो डी ब्रिज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जो है वो नहीं है? कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है? तो समुद्र तल में गिरावट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जो है वो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सेब में लाल रंग जो है वो निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण होता है? सेब में लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आमतौर पर आंवला के नाम से जाना जाने वाला इंडियन गूसबेरी किस विटामिन का सबसे समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, बी, सी और के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो विटामिन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो है वो मुख्यतः किससे बनती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीजनेट से बनती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ शब्द जो है वो निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? किसको संदर्भित करता है? तो भूमध्य रेखीय अक्षांशों में उच्च दाब वाली गुड़दौनी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मेची नदी किसकी एक सहायक नदी है? मेची नदी जो है वो किसकी एक सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो महानंदा की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। नस्लीय समूह है और क्षेत्र है वो कहाँ पाए जाते हैं? नेग्रिटो जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो नेग्रिटो जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मंगोलॉयड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगोलॉयड जो है वो मंगोलिया में पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मंगोलॉयड जो है वो हिमालय क्षेत्र में। और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है वो मध्य और दक्षिणी भारत में। और बैकरी सफेलिक जो है वो गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। नीचे दिए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा दून भू आकृति का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? कौन सा दून? तो दो समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच टेक्टोनिक बलों से बनी संकरी घाटियां, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो भौगोलिक विशेषताओं के बीच स्थित है? किन दो भौगोलिक विशेषताओं के बीच स्थित है? तो बृहत्तर हिमालय और लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उमलिंगला, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारत के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है या केरल है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुजरात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, गंगा का मैदान घग्गर और कोसी नदियों के बीच फैला हुआ है। गंगा नदी बेसिन भारत के 12 राज्यों में फैली है। गंगा नदी केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, इनमें से कोई नहीं। गंगा का मैदान जो है वो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है, न कि घग्गर और कोसी नदी के बीच। और गंगा नदी जो है वो भारत के 12 नहीं बल्कि 11 राज्यों से होकर गुजरती है। और तीसरा जो है वो गंगा नदी स्वयं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
84 भारत के पठारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पठार से संबंधित प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना एक पठार है। इस पठार का निर्माण अंगार लैंड के टूटने और प्रभाव के कारण हुआ था। इस पठार का उत्तर पश्चिमी विस्तार कार्बी आंगलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। भारत के भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और पश्चिम में अधिक चौड़ी है। मध्य उच्च भूमि का पूर्व की ओर विस्तार स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दक्कन का पठार जो है वो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा भू अभिनीति का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कौन सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो यह एक उथला बेसिंग जिसका तल जो है वो नीचे की ओर धंसा हुआ है और जहां अवसाद जमा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। जल विद्युत परियोजना और संबंधित नदियों के निम्नलिखित में से कितने युग्म जो है वो सुमेलित हैं? सही, सुमेलित है। रियंद जो है परियोजना चंबल नदी पे है। नागार्जुन परियोजना वो कृष्णा नदी पे है। बगलिहार परियोजना वो चिनाब नदी पे है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक युग्म जो है वो सही सुमेलित है। तो बगलिहार परियोजना है वो चिनाब नदी पे। रियंद परियोजना जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2 नागार्जुन और बगलियार परियोजना जो है वो दोनों सही है। रिहंद परियोजना जो है वो सोन नदी पे है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। चावल एक खरीफ की फसल है और चिकनी उपजाऊ मिट्टी में अच्छी तरह उगती है। भारत जो है वो चावल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। संरक्षित क्षेत्रों और उनके संबंध स्थिति के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मुलरेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ? मुलरेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मिजोरम में है। और औरंग टाइगर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। और शेषाचलम जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और शीत मरु स्थल जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, न कि लद्दाख में। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा और तीसरा जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए रामगंगा, गोमती, गंगट और महानंदा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर को मड़मला सागर से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो भोसपोरस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इस्पात संयंत्र और उसके विकास में सहायक संबंध देशों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बोकारो जो है वो USSR। और कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से सिर्फ जो है वो भिलाई जो है वो USSR और दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन। सिर्फ 2 और ये 3 और 4 जो है वो सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 और 4। बोकारो जो है वो USSR और राउल किला जो है वो जर्मनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। काराकोरम रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकोरम जो है वो किस देश में स्थित है? तो तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। उच्च अक्षांश पर जलमग्न हिमनद घाटियां को क्या कहा जाता है? फ्योर्ड, ग्लेशियर, गॉर्ज या कैनियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो फ्योर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। ओजोन परत वायुमंडल को निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो कौन से परत में पाई जाती है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या मध्य मंडल में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो समताप मंडल में।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ईसमपुर जो है वो चूना पत्थर के औजारों वाला खदान जो शिविर स्थान है। और पैसरा जो है वो प्रारंभिक अचोलियन औजारों के साथ झोपड़ी जैसी संरचना का साक्ष्य है। चिड़की नेवासा जो है वो जंगली मवेशियों के जीवाश्म अवशेषों के साथ जो है वो डोले राइट कलाकृतियाँ हैं। और संघाओं गुफाएं जो है जो मध्य पूरा पाषाण संस्कृति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है वो नहीं है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है वो नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, 2, 4 और 6 जो है वो नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत में भित्ति चित्रकला परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की चित्रकारी मौजूद है। मध्य प्रदेश में स्थित भाग गुफाएं प्राकृतिक गुफाएं थी, जिसे बाद में बौद्धों के उपयोग के लिए परिवर्तन किया गया था। कर्नाटक में स्थित बादामी गुफा चित्रों में महल के दृश्य दर्शाए गए हैं और इसमें अजंता परंपरा की निरंतरता प्रदर्शित होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और तीसरा जो है वो सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। सारनाथ में अशोक के सी स्तंभ के सर्वोपरि तल पर मूलतः कौन सा प्रतीक जो है वो स्थापित किया गया है? कौन सा स्थापित किया गया है? तो एक धर्म चक्र है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। गुप्त युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिल्ली स्थित लौह स्तंभ अभिलेख में राजा चंद्र का उल्लेख किया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। प्रभावती गुप्ता ने महाराष्ट्र के रामगिरी में विष्णु के लिए मंदिर बनवाए थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक तमिल महाकाव्य कन्नगी और कोवलन की कहानी बताता है? कौन सा महाकाव्य बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सिलपदिकारम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौर्य सम्राट के संबंध में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। पेशावर के निकट पाया गया तक ए बही अभिलेख किस पार्सियन शासक का उल्लेख करता है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, गोंडा फेरस। अब चलते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। महार जनपद है और राजधानी है। सूर्यसेन जो है वो मथुरा, मत्स्य जो है वो विराटनगर, और चेदी जो है वो सोथीवती, और कम्बोज जो है वो पुंज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। बख्तियार खिलजी द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किए जाने के बाद बंगाल का शासक जो है उस समय कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1026। प्रारंभिक मध्य युगीन भारत में राजनीतिक संघर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के उत्तर की ओर अभियान ने सीधे दौर पर त्रिपक्षीय संघर्ष को जन्म दिया था। बंगाल पर विजय के बाद राज प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि जो है वो धारण की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर 1, केवल पहला जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित सल्तनत के दौरान अधिकारियों और उनके कार्यों का कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? इसमें कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला, तीसरा और चौथा जो है वो सही सुमेलित है, दूसरा जो है वो नहीं है। अमीर ए दाद जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 108। मुगल जागीर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो, दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। अकबर के शासनकाल के दौरान हरिवंश पुराण का फारसी में अनुवाद करने का कार्य जो है वो निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया था? किसे सौंपा गया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो बदायूनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ग्रंथ है और लेखक है। न्याय सूत्र, न्याय सूत्र जो है वो गौतम, और वैश्विक सूत्र जो है वो कनाड, और मीमांसा मीमांसा जो है वो मीमांसा सूत्र जो है वो जैमिनी, और सांख्य सूत्र जो है वो कपिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 111। मूल रूप से भारत की ओर जाने वाले किस पुर्तगाली नाविक को 15वीं ईस्वी में ब्राजील की खोज का श्रेय दिया जाता है? कौन सा वो नाविक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पेट्रो अल्वारेज कैबलोर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। जोता दड़ो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। संताल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, संथाल नेताओं ने पूर्वी भारत में विद्रोह का विस्तार करने के लिए पड़ोसी पहाड़िया जनजातियों के साथ गठबंधन किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। अवध का वह मुख्य आयुक्त कौन सा था जिसने चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? कौन सा था? तो सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। मार्च 1922 में किस न्यायाधीश के नेतृत्व में गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था? और उस न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि आप उन सभी लोगों से अलग श्रेणियों में हैं जिन पर मैंने कभी मुकदमा चलाया और चलाने की संभावना है। तो इस कौन सा न्यायमूर्ति? इसका राइट आंसर है और न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को असंगठित करने की मंजूरी दी थी? कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुभाष चंद्र बोस। अब चलते हैं 117। कारावास के अपने अनुभव को वर्णित करने के लिए आत्मकथा बंदी जीवन जो है वो किसने लिखा था? बंदी जीवन जो है वो सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए दुरंत आयोग की स्थापना की गई थी? कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो लॉर्ड लेंसडाउन। अब चलते हैं 119। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, अरुणा आसफ अली ने आंदोलन की शुरुआत के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा जो है वो फहराया था। अंग्रेजों ने भारत के रक्षा नियमों का प्रयोग एक्टिविस्टों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने के लिए किया था। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है संविधान सभा के संबंध में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये जो है वो गलत है। संविधान सभा ने 22 अगस्त को नहीं बल्कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। बिहार से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों पर विचार करना है। मैथिल कोकिल जो है वो किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर। बाबा नागार्जुन जो है वो वैद्यनाथ मिश्र। बाबूजी वो जगजीवन राम। बिहार विभूति जो है वो श्री कृष्ण सिंह। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। जो पहला मैथिल कोकिल जो है वो महाकवि के नाम से विद्यापति को जाना जाता है, न कि भिखारी ठाकुर को। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। बिहार के मुख्यमंत्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार में सबसे लंबे कार्य अवधि वाले मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा है। बिहार में सबसे छोटे कार्य अवधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, केवल दूसरा और तीसरा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। बिहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो रेखा श्रीवास्तव, बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। नीचे दिए गए कोट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल दूसरा जो है वो सही है। बिहार राज्य महिला आयोग की वैधानिक दर्जा वर्ष 2001 में मिला था और उस समय आयोग की अध्यक्ष जो थी वो मंजू प्रकाश थी। मंजू प्रकाश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म वर्तमान अररिया जिले के औराई हिंगना में हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो केवल एक, पहला ही सही है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 के बिहार के वर्तमान बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था, न कि अररिया के औराई हिंगना में। औराई हिंगना में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5। मौलाना मजहरुल हक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। होमरूल लीग की बिहार शाखा के अध्यक्ष में इन्होंने कार्य किया था। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे। गांधी जी इन्हें देश रत्न कहकर संबोधित करते थे। इनके द्वारा द मदरलैंड नामक समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किए गए थे। इस उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6। चित्रकला की पटना शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगिरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग जो है वो किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला मुंगेर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कैमूर है, न कि मुंगेर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। राजपुर नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस नहर की एक शाखा है? तो पूर्व कोसी नहर की एक शाखा है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। ब्रह योनी पहाड़िया बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गया में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। मेरे भारत के खंडहार तुझको सत सत बदन बिहार नामक बिहार के राजकीय गीत को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2012 में। अब चलते हैं 132। बिहार निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुंगेर प्रमंडल में शामिल है? कौन सा जिला जो है वो मुंगेर प्रमंडल में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जहानाबाद। ऑप्शन नंबर ए जो है वो जहानाबाद। मुंगेर प्रमंडल में कौन सा जिला जो है वो शामिल है? तो मुंगेर प्रमंडल में कौन सा जिला जो है वो शामिल नहीं है? तो जहानाबाद जो है वो मगध प्रमंडल में शामिल है, न कि मुंगेर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए गए उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 8% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 में निम्नलिखित जिलों के किस समूह में क्रमानुसार सबसे अधिक वर्षा जो है वो दर्ज की गई है? तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान जो है वो कितना रखा गया है? तो प्राथमिक घाटे का अनुमान जो है वो 9,704.3.7 करोड़ रुपया रखा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो 5,972 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138।
बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीनों में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? बिहुला। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भागलपुर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? मैथिली भाषा का विकास जो है वो कर्नाटक वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 140। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान जो है वो बचाई थी? तो बख्तत मियाँ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 का। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 का। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज ओवरऑल टेस्ट सीरीज यह है 31 है, और अगर फुल लेंथ की बात करें तो ये टेस्ट नंबर 17 है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।